नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड को पढ़ रहे थे, जो हमारा पूरा हो चुका है। काव्य खंड के अंतर्गत हमारे 9 कविताएं थी, 9 पाठ थे जो हम पूरे कर चुके हैं। अब हम गद्य खंड की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा 10वां पाठ है। स्वयं प्रकाश जी की कहानी है नेताजी का चश्मा। तो आइए, ये है स्वयं प्रकाश जी। इनका सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब स्वयं प्रकाश जी का जन्म तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, पर इनका अधिकतर नौकरी करते करते इनका जीवन राजस्थान में बीता। फिलहाल शैक्षिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं और आपने वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं। आप वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। मतलब किससे? समकालीन कहानी से यह जुड़े हुए हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये कहानियां इनकी उल्लेखनीय है। आप सोच होंगे मैडम हमको यहाँ पर सन क्यों नहीं बता रहे हैं, तो मैं सन उसी का बता रही हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। इन रचनाओं के सन एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। उनके बीच में विनय यानी बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी इनके चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इन सम्मानों से पुरस्कृत इनको किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, और तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। यानी इन्होंने जो वर्ग संघर्ष है और जाति संप्रदाय में जो भेदभाव चल रहे हैं उसके ऊपर भी अपनी रचनाएं लिखी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। इनकी कहानियां कौन सी शैली में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है किस्सा गोई शैली में। अब हम हमारे एक कहानी के परिचय की तरफ बढ़ते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। यानी यह कवि कह रहा है कि चारों ओर जो सीमा से घिरे किसी भी भूभाग को हम देश नहीं कह सकते। देश किससे बनता है ये बताया है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियां, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि में के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। यानी देशभक्ति सिर्फ यही नहीं के लिए, जब देश वही नहीं कहलाता जो किसी सीमा के से घिरे हुए किसी भूभाग को हम देश कह दे। देश में इन सभी रहने वाले चीजों से मिलकर देश बनता है और इन सब में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। यहाँ नेताजी का चश्मा जो हमारी कहानी है वह एक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यहाँ कवि ने देश में करोड़ों नागरिकों के योगदान को बताया है कि देश के नव निर्माण में करोड़ों लोगों का योगदान रहता है, जिसमें छोटे बच्चे से लगाकर बड़े बुजुर्गों तक का सबका अपने अपने हिसाब से योगदान होता है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा। ठीक है, चलिए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक हालदार साहब हैं, उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, कवि कह रहे हैं कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही
कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यानी कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान थे और एक ही बाजार उसमें था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नागरिक नगर पालिका भी थी। एक ठोस होगा, ठोस नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। यानी कवि कह रहा है कि छोटा सा गांव कस्बा था, उस कस्बे में एक लड़कों की स्कूल थी, एक लड़कियों की स्कूल थी, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे, एक नगर पालिका थी और नगर पालिका हर थोड़े थोड़े समय में कुछ न कुछ काम करवा दिया करती थी। काम क्या करती थी, कभी बड़ी पक्की सड़कें बनवा दिया करती थी, कभी पेशाब घर बनवा दिया करते थे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दिया करती थी, कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी। इस तरह से नगर पालिका है वो अपने कुछ न कुछ काम वहाँ करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने शहर के मुख्य बाजार में एक चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवा दी? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ध्यान रखना है कि नगर पालिका ने उस कस्बे में चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवा दी? तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति किसकी थी? तो संगमरमर की मूर्ति थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब हमारे यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी किसके इर्द गिर्द पूरी घूम रही है? उस प्रतिमा के इर्द गिर्द घूम रही है और उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से, जैसे नाम से स्पष्ट है चश्मा, तो उस प्रतिमा के, जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी, उसके चश्मे के इर्द गिर्द पूरी कहानी इसमें घूमती है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी मूर्ति? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगाई? गांव कस्बे के चौराहे के बीच में। किसकी मूर्ति बनी हुई थी? संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी। पूरी बात अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब ऊहापोह बनी रही और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी यहाँ कवि कह रहा है कि मूर्तिकार अच्छा नहीं था, या अच्छे मूर्तिकार को लाने का बजट उपलब्ध नहीं था, या मूर्ति किससे बना है, इस ऊहापोह में समय बर्बाद हो गया होगा और बोर्ड का समय समाप्त होने वाला होगा। ऐसे में कोई स्थानीय कलाकार होगा जिसको मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे दिया होगा। और अंत में कस्बे के एक इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा। कवि कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उस स्कूल में एक इकलौते ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उन्हीं को ये काम सौंप दिया होगा। अब आपको ध्यान रखना है, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल जी, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, जिनका कहना यह था कि मूर्ति बनानी है, क्या करना है, मैं तो महीने भर में ही मूर्ति बना दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कितनी ऊंची थी याद रखना है, 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ठीक है, मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट, और जिसे क्या कहते हैं? बस्ट। और सुंदर थी मूर्ति। कैसी थी? सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मालूम और कमसीन फौजी वर्दी में। नेताजी कैसे थे? फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। जैसे नेताजी की मूर्ति देखते थे तो हमें याद आने लगता था कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये हमें याद आने लगते थे। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। कवि कह रहा है कि बहुत अच्छी मूर्ति बनी थी, बहुत अच्छी लग भी रही थी, पर हमेशा एक चीज की कमी खलती रहती थी, और वो
कमी किसकी थी? आंखों के चश्मे की कमी थी, जो हमेशा ही क्या करती रहती थी? खटकती रहती थी। यानी चश्मा तो था, कवि क्या कह रहा है? आंखों पर चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी पूरी मूर्ति जैसी थी वैसा ही चश्मा होना चाहिए था, संगमरमर का ही चश्मा होना चाहिए था, लेकिन वह संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कवि क्या कह रहा है कि एक कैसा चश्मा, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी सामान्य चश्मे का जो फ्रेम था, काला फ्रेम, वो मूर्ति को पहना दिया। हलदर साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, कौन गुजरा? सबसे पहले नाम आया था हलदर साहब। हर कितने दिन में वहां आया करते थे कस्बे में? 15 दिन में। वह पहली बार जब उस कस्बे से गुजरे थे तो वह चौराहे पर क्या खाने रुक गए थे? पान खाने रुके। हमेशा वह पान खाने रुका करते थे। तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मतलब देखा, और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। यानी उन्होंने आश्चर्य भरी निगाह से देखा और उनके चेहरे पे क्या फैल गई? मुस्कान फैल गई, और उनके मुंह से निकला, वाह भाई क्या बात है। ये भी अच्छा आइडिया लगाया जिसने मूर्तिकार ने, कि मूर्ति तो बना दी पत्थर की, संगमरमर की, और चश्मा लगा दिया रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदर साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जीप तो कस्बा छोड़कर आगे चली गई, पर हलदर साहब के मन में उस मूर्ति का ही विचार चल रहा था, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। वो सोचते रहे कि चलो जो भी है, अंतिम निष्कर्ष यही पहुंचे कि कस्बे के जो नागरिक हैं उनका ये मूर्ति बनाने का प्रयास ही बड़ा सराहनीय था। चश्मे नहीं बने तो उन्होंने लाकर लगा दिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। कवि क्या कह रहे हैं उसके हलदर साहब के माध्यम से, कि हलदर साहब सोच रहे हैं कि मूर्ति का महत्व उसके रंग रूप या उसके कद से नहीं है, मनुष्य की जिसने बनाया है उसकी भावना से है। वरना आजकल तो लोग देशभक्ति को भी क्या समझने लग गए? मजाक समझने लग गए हैं। दूसरी बार जब हलदर साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। फिर 15 दिन के बाद हलदर साहब आए, उन्होंने फिर मूर्ति के सामने देखा और मूर्ति में वापस कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। उन्होंने ध्यान से देखा कि यार मूर्ति में क्या चेंज हो गया, तो देखा कि चश्मा है वो बदल गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, पहले कैसा था? सबसे पहले देखा था तब मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले चकोर था अब और मोटे फ्रेम वाला था। दूसरी बार जब देखा तो तार के फ्रेम वाला और गोल चश्मा बना हुआ था। हलदर साहब का कौतुक और बड़ा, आश्चर्य और बड़ा। भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। क्या कहते हैं हलदर साहब? अरे भाई क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती पर चश्मे तो रोज अलग अलग बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार हलदर साहब फिर आए, फिर नया चश्मा देखा। हलदर साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ये रोज की उनकी आदत हो गई कि जब भी हलदर साहब उस कस्बे में आते और चौराहे पे रुकते, पान खाते और उस मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दूरदमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। यानी कौतूहल उनका बहुत बढ़ गया तब उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? उन्होंने पान वाले से क्या पूछा, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? किसने पूछा? हलदर साहब ने पूछा। किससे पूछा? पान वाले से पूछा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था? काला था और मोटा था और खुश मिजाज आदमी था। हलदर साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। कैसे हंसा? आंखों ही आंखों में।
उसकी तोंद थिरकी, यानी जब हंसा तो उसकी तोंद बड़ी थी तो हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, जब पान खाते हैं तो दांत कैसे हो जाते हैं, उसी का यह वर्णन है। लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कहा ये चश्मा रोज कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। हवलदार साहब ने क्या क्या करता है ना, तो चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, पान वाले ने क्या समझाया कि जब उन्होंने पूछा हवलदार साहब ने क्या करता है, तो पान वाले ने कहा कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकटे चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। यानी वो क्या कहता है कि मूर्ति पे चश्मा पहना हुआ है, कोई ग्राहक आ गया तो वो क्या करता है, उस मूर्ति से चश्मे उतार देता है, उसको दे देता है, जो बचे खुचे चश्मे होते हैं वो उसको पहना देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब हवलदार समझ गए कि कैप्टन कौन था, एक चश्मे वाला था, जिस उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। उसकी एक दुकान थी कैप्टन की, वह चश्मे की दुकान थी छोटी सी। तो वो क्या करता था, बच्चे खुचे चश्मे की जो फ्रेम बचती थी वो नेताजी को पहना आता था, और जब कोई खरीदने वाला आता था उसको वो चश्मे चाहिए थे तो निकाल के ला के दे देता था और दूसरा फ्रेम फिर से चिपका देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। कौन कहते हैं, हवलदार साहब। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। क्या पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। कौन हंसा, पान वाला। तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कौन बनाना भूल गया, मास्टर। कौन सा, ड्राइंग मास्टर। क्या नाम था, मोतीलाल। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी ये। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब इतनी सारी बातें अपने मन ही मन सोचने लग जाते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। वापिस हवलदार साहब किसके पास जाते हैं, चश्मे वाले के पास जाते हैं और चश्मे वाले के पास जाकर क्या पूछते हैं कि क्या कैप्टन है वो नेताजी का साथी है या कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, कौन है ये कैप्टन। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी वह क्या कह रहा है कि मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, कोई आजाद हिंद फौज का या कोई सिपाही नहीं है, वो तो पागल है,
है ना, वो सामने आ रहा है, लंगड़ा है, पागल है, आप उसी से बात कर लो। किसको कह रहे हैं? कैप्टन को लंगड़ा पागल कह रहा है। कौन कह रहा है? पान वाला। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखो ये कैप्टन है, ये नेताजी की मूर्ति है। नीचे लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये एक लकड़ी पे ये चश्मे का लटकाया हुआ ये जो फिर ये कैप्टन लेके घूमता है वो है। ये मार्केट में घूमते लोग हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा आता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतिक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर ग्रह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? हवलदार साहब। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर इनकी आंखें भर आई कि आज मूर्ति पे किसके गोबर का सरकंडे का चश्मा बना हुआ है तो किसी बच्चे ने बना दिया होगा। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि देश के योगदान में, नव निर्माण में हर किसी का, बूढ़े से लंगड़े से छोटे बच्चे से लेकर सभी का योगदान है और यही क्या है? देशभक्ति है। यहाँ कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है देशभक्ति की कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति देशभक्ति को प्रकट कर सकता है। यहाँ पर ये एक देशभक्ति से पूर्ण कहानी और दे रखी है। ये बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म हुआ, नेताजी का चश्मा। यहाँ कुल मिलाकर देशभक्ति के बारे में इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार रोज वहाँ पर आना और कस्बे में और देखना, ये एक लेखक के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि चश्मे किस प्रकार चेंज हो जाया करते थे। अगर आपको पूछा जाए कि नेताजी के चश्मे के कहानी के संबंध में क्या क्या बातें कही गई है, तो आप क्या कह सकते हो कि नागरिक
देश के नागरिक अपने अपने ढंग से देश निर्माण में योगदान दे सकते हैं और देशभक्ति में अपना परिचय भी दे सकते हैं। कैप्टन द्वारा जो बदल बदल कर मूर्ति पर चश्मा पहनाना क्या था, एक देशभक्ति का ही परिचय था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनकी अगाध आस्था इसमें प्रकट होती है। और सरकंडे का जब चश्मा लगाया गया था तो ये प्रकट करता है कि बच्चे भी देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर देशभक्ति के बारे में बताया है। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत रोचक कहानी, और जिस तरह से हालदार साहब के जानने की इच्छा और उत्कंठा इसमें लगी वो भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शित स्वयं प्रकाश जी ने की थी। बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।